सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का विकास कैसे हुआ, किनके द्वारा किया गया, इस संबंध में इतिहासकारों में मतभेद हैं। ब्रिटिश इतिहासकार मार्टिमर व्हीलर गार्डन चाइल्ड के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का विकास मेसोपोटामिया अर्थात इराक के लोगों के द्वारा किया गया था। पहले इराक के लोगों ने अपने यहाँ मेसोपोटामिया में नगर बसाए और बाद में वहीं से वो मिस्र आए, मिस्र में उन्होंने नगर बसाए और मिस्र से वो सिंधु नदी के किनारे आए और सिंधु नदी के किनारे भी उन्होंने नगरों का विकास किया। अपने मत के समर्थन में इन ब्रिटिश इतिहासकारों ने ये कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो नगर मिले हैं और इराक के मेसोपोटामिया से जो नगर मिले हैं वो लगभग एक ही टाइम पीरियड के हैं और दोनों जगह के नगरों में पर्याप्त समानता है। दोनों जगह के लोग लिपि का उपयोग करते थे, मुहरों का उपयोग करते थे, मृदभांडों का उपयोग करते थे, अन्नागारों का उपयोग करते थे, घर की छत में मजबूती के लिए सहतीर अर्थात कड़ी का उपयोग करते थे। तो निश्चित रूप से इन दोनों ही सभ्यताओं अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामियाई सभ्यता के निर्माता एक ही मूल के व्यक्ति रहे होंगे और इन इतिहासकारों के अनुसार वो कहाँ के रहने वाले थे? मेसोपोटामिया के, इराक के। और वहाँ उन्होंने सबसे पहले नगर बसाए और वहीं से वो मिस्र आए, मिस्र में नगर बसाए, मिस्र से सिंधु नदी के किनारे आए और यहाँ पे भी उन्होंने नगर बसाए थे। इसलिए मेसोपोटामिया के नगरों में और सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में पर्याप्त समानता थी। किंतु जब सूक्ष्म दृष्टिकोण से अवलोकन किया गया तब यह बात स्पष्ट हो गई कि मेसोपोटामिया के नगरों और सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में समानता कम, असमानता ज़्यादा थी। भले ही दोनों जगह के लोग ईंटों का उपयोग करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आग में पकाई गई ईंटों का और मेसोपोटामिया के लोग जनरली धूप में सुखाई गई ईंटों का उपयोग करते थे। हमारे यहाँ की लिपि भाव चित्राक्षर लिपि थी जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, जबकि मेसोपोटामिया की लिपि कीलाकार या क्यूनिफॉर्म लिपि थी जिसे पढ़ लिया गया है। हमारे यहाँ की मुहरें चौकोर या आयताकार होती थी, जबकि मेसोपोटामिया की मुहरें बेलनाकार होती थी। हाँ, थोड़ा बहुत समानता जरूर दिखाई देती है कि हमारे यहाँ भी अन्नागार हैं, उनके यहाँ भी अन्नागार हैं। हमारे यहाँ के भवनों में सहतीर या कड़ी का उपयोग किया जाता था, वहाँ भी ऐसा होता था, लेकिन इसके पीछे कारण रहा होगा आपसी संपर्क। व्यापार के माध्यम से मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहे होंगे, इसलिए हमारे यहाँ की नगरों की कई चीज़ों को उन्होंने अपनाया होगा और उनके नगरों की कई चीज़ों को हमने अपनाया होगा। तो वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामियाई सभ्यता के नगरों में पर्याप्त अंतर है, इसलिए हम मेसोपोटामियाई सभ्यता के निर्माताओं को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के विकास का श्रेय नहीं दे सकते। वास्तव में सभ्यताओं के पंख नहीं होते हैं कि सभ्यताएं एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह पर चली जाए। कुछ इतिहासकारों ने जैसे बीबी लाल, एस.एन. राव, जगपति जोशी, टी.एन. रामचंद्रन, इनने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का विकास वैदिक सभ्यता बसाने वाले आर्यों ने किया था। इनका यह कहना था कि वैदिक सभ्यता प्राचीन थी और उसी क्षेत्र में थी और उस क्षेत्र के रहने वाले लोग थे आर्य, जिन्होंने वैदिक सभ्यता बसाई थी और बाद में आर्यों ने ही उस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के नगर बसाए। इन्होंने अपने समर्थन में यह लॉजिक दिया कि हमें वेदों से जानकारी मिलती है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य घोड़े की सवारी करते थे, अग्नि पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। वहाँ से भी हमें घोड़े के एविडेंस मिले हैं, कालीबंगा लोथल से अग्नि कुंड मिले हैं, प्रकृति पूजा के साक्ष्य मिलते हैं कि पेड़ों की पूजा की जाती थी, पशु पक्षियों की पूजा की जाती थी, जल पूजा की जाती थी। तो निश्चित रूप से वैदिक सभ्यता इसी क्षेत्र में पहले रही होगी और वैदिक सभ्यता आर्यों ने बसाई थी, इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। और वैदिक सभ्यता के बाद उसी क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस सिंधु घाटी सभ्यता का विकास या निर्माण भी आर्यों के द्वारा ही किया गया रहा होगा। किंतु इस मत को भी हम तर्कता स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के स्वरूप में पर्याप्त अंतर है। आर्यों ने जो वैदिक सभ्यता बसाई थी वहाँ का समाज पितृसत्तात्मक समाज था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक समाज था। वैदिक सभ्यता से लोहे के एविडेंस मिलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थान से अभी तक लोहे के एविडेंस नहीं मिले हैं।
आधुनिक समय पे ये माना जाता है कि वैदिक सभ्यता वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की सभ्यता है, तो तर्कता आर्यों को भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के विकास का श्रेय नहीं दिया जा सकता। अब एक विचार आया, राखाल दास बनर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता दक्षिण भारत के रहने वाले द्रविड़ लोग थे। इन्होंने अपने मत के समर्थन में यह तर्क दिया कि द्रविड़ भूमध्य सागरी प्रजाति के हैं और सिंधु घाटी सभ्यता से भी जो जीवाश्म मिले हैं उनमें से ज्यादातर जीवाश्म भूमध्य सागरी प्रजाति के हैं। इनका यह भी कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो लिपि द्रविड़ों की लिपि ब्राहुई लिपि से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। ब्राहुई लिपि से ही आगे चल करके तमिल लिपि एवं तमिल भाषा का विकास हुआ। और इनका यह भी लॉजिक है कि द्रविड़ सभ्यता के जो लोग हैं उनका समाज मात्र सत्तात्मक समाज होता है और वो पशुपति शिव की पूजा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें मात्र सत्तात्मक समाज दिखाई देता है और सिंधु घाटी सभ्यता से भी हमें पशुपति शिव पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। किंतु ज्यादातर विद्वानों ने इस मत को भी स्वीकार नहीं किया। उनका लॉजिक यही है कि द्रविड़ यदि मूल रूप से दक्षिण भारत के रहने वाले रहे होंगे तो आखिर वो क्यों इतने दूर सिंधु नदी घाटी में आए रहे होंगे, और यदि आए भी तो सिंधु नदी घाटी में उन्होंने नगर कैसे बसा दिए होंगे। यदि उन्हें नगर बसाने का ज्ञान होता तो अपने मूल क्षेत्र में दक्षिण भारत में वो नगर बसाए हुए होते, लेकिन दक्षिण भारत से तो हमें इस समय नगरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। तो तार्किक रूप से द्रविड़ों को, गांव में रहने वाले लोगों को नगर बसाने का श्रेय नहीं दिया जा सकता। तो वर्तमान में सबसे मान्य मत यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का विकास बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा नहीं किया गया, ना तो मेसोपोटामिया से आए हुए लोगों के द्वारा, न आर्यों के द्वारा, न द्रविड़ों के द्वारा, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता जहां थी उस क्षेत्र में पहले से कुछ ग्रामीण संस्कृतियां हुआ करती थीं, जैसे बलूचिस्तान में मेहरगढ़, कुल्ली, नाल, झोब, क्वेटा, सिंध में आमरी, कोटदीछी, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, राजस्थान में सोथी, और इन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों में, इन्हीं गांव में पहली बार खेती प्रारंभ हुई थी। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य बलूचिस्तान स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, और मेहरगढ़ के लोगों ने 7000 ईसा पूर्व में गेहूं और जौ की खेती प्रारंभ कर दी थी। तो इसी क्षेत्र में सबसे पहली बार कृषि प्रारंभ हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले। धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने बेहतर तरीके से खेती करनी शुरू कर दी होगी और खेती के लिए तांबे के उपकरणों की जगह ज्यादा मजबूत कांसे के उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया होगा। कृषि उत्पादन बढ़ा होगा। बढ़े हुए अनाज को ही सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने मृदभांडों का और आगे चल करके अन्नागारों का निर्माण किया होगा। और यहाँ रहने वाली घुमंतु जनजातियों के कारण यहाँ के लोगों का विदेशों से संपर्क स्थापित हुआ होगा, जिससे यहाँ के लोग अनाज का व्यापार विदेशों में करने लगे होंगे मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ, जिससे यहाँ के गांव के लोगों में आर्थिक समृद्धि आई होगी, उनका जीवन स्तर सुधरा होगा और इन्हीं गांवों का विकास धीरे 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 नगरों के रूप में हुआ होगा। तो वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के निर्माता विदेशी या बाहर से आए हुए लोग नहीं थे, बल्कि पहले से यहाँ कुछ ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं और उन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों के क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का विकास हुआ रहा होगा। हालांकि अभी भी किसी निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने हेतु और भी अनुसंधानों एवं खोजों की आवश्यकता है।